हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम सभी लोगों को। नाजिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये हमारा टॉपिक है, ये है आज का टाइटल, यहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चा लोग। तो हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। जर्मनी में ऐसा नहीं है कि सभी लोग हिटलर या नाजी के सपोर्ट में थे, कुछ इस विचारधारा के खिलाफ भी थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, दैट्स वाई दे वर अगेंस्ट द नाजिज्म। कौन ये लोग थे, किस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इन्होंने क्या किया, ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो हु वर द पीपल एंड व्हाई दे वर प्रोटेस्टिंग इट एंड व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट, वी विल डिस्कस हियर। यार प्ले नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर देखो प्ले नहीं हो रहा है। चल रहा है तुम्हारे इसमें? हो गया ना? चलो। हाय अमृत, हाय अक्षिता सिंह जी, हाय पीयूष सिंह जी, हाय एवरीवन। चलिए ठीक है। इट्स माय चॉइस। तो मैंने सा द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like Jew. They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed that Nazism would bring prosperity and improve general well-being. अब ऐसे अनगिनत लोग थे, many people were supporting Nazi ideology. उनके हिसाब से था कि नाजी लोग ही प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, सक्सेस लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे। और इन लोगों ने नाजी विचारधारा का सहयोग भी किया, सपोर्ट भी किया। इन्होंने अपने आस पड़ोस में नाजी रहने वाले लोगों का या नाजी कम्युनिटी के रहने वाले लोगों के बारे में सरकार को जानकारी दी। एंड जो भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करते थे उनके बारे में सरकार को इन्फॉर्म किया गया। मतलब एवरीवन वाज ट्राइंग टू सपोर्ट द नाजी आइडियोलॉजी, बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी। बट हर जर्मन तो नाजी था नहीं, जरूरी नहीं कि सरकार जो चाहती थी वो सब माने। कुछ ऐसे लोग भी थे जो इंसानियत के साथ में खड़े थे, उन्हें पता था कि नाजी लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ. द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव onlookers and apathetic witnesses. They were too scared to act, to defer, to protest. So they preferred to look away. Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest, an uncanny silence. So amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in Nazi Empire, he wrote movingly about this silence. यहाँ पर एक पोएम लिखी है इनके द्वारा कि जरूरी नहीं कि सारे जर्मन सपोर्टर में थे, कुछ अगेंस्ट में भी थे, पर कुछ ऐसे थे जो पैसिव सिटीजन बनकर रह रहे थे। मतलब दे वर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड दे वर नॉट इन अगेंस्ट। तो ना तो सरकार के वो खिलाफ थे, ना ही सरकार के सपोर्ट में थे, ना ही वो सपोर्ट कर रहे थे, ना ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे चुपचाप दर्शक बनकर देख रहे थे, ना तो वो नाजी आइडियोलॉजी के सपोर्ट में थे, ना ही इसके खिलाफ थे। तो इसके बारे में कविता भी लिखी गई, एक पोएम भी लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे जर्मन्स थे जो सरकार के खिलाफ थे, पर उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो सरकार
के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी आलोचना कर सके, उसके खिलाफ खड़े हो सके। तो यहाँ पर एक कविता है, सुनिए आप इसको, एक पोयम लिखी गई, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। कि सबसे पहले नाजी लोग किसके लिए आए? कम्युनिस्ट के लिए आए। आपने पढ़ा होगा चैप्टर के दौरान कि जब हिटलर बिकम द चांसलर, उस समय रिस्टाग करके पार्लियामेंट जो है उसको रिस्टाग कहा जाता, उसमें आग लगा दी गई थी और इसका इल्ज़ाम हिटलर ने किसके ऊपर डाल दिया था? कम्युनिस्ट के ऊपर। सारे कम्युनिस्ट को मार दिया गया, पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उस समय कोई नहीं बोला, यहाँ पर राइटर भी नहीं बोला, बिकॉज ही वॉज नॉट कम्युनिस्ट। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। फिर अगला टारगेट उसने सोशल डेमोक्रेट्स को किया। आपको याद हो तो इनेबलिंग एक्ट पास किया गया था 1933 में उसके द्वारा, जिसमें चांसलर और प्रेसिडेंट वाली पोस्ट को मिला दिया गया। सोशल डेमोक्रेट को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है आई वॉज नॉट सोशल डेमोक्रेट्स, दैट्स वाई आई डिड नथिंग। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट। फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए और उसने एक कानून बनाया जिसमें जो प्रॉपर्टी थी वो सरकार के द्वारा छीन ली गई। हेजलमार्क सचार्ट और गोबेल्स को अपॉइंट किया गया, दोनों ने मिलकर जो प्रॉपर्टी थी उसको छीनकर सरकार की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बोले, पर सबको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। उस समय भी कोई नहीं बोला। एंड देन दे केम फॉर द जूस, बट आई वॉज नॉट जू सो आई डिड अ लिटिल। देन व्हेन दे केम फॉर मी देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड फॉर मी। फिर आखिर में जू के लिए आए, जूस के लिए भी मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ा बहुत मैंने किया पर वो नाकाफ़ी था। और लास्ट में वो मेरे लिए आए और फिर मेरे लिए कोई भी नहीं था बोलने के लिए, मेरे सपोर्ट करने के लिए। इस प्रकार मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ में हुआ। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, व्हाई डज अर्ना क्रांच से आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ, हाउ डू यू व्यू हर ओपिनियन। बॉक्स नंबर 1 है जो कुछ हमें बता रहा है कि was the lack of concern for Nazi victims only because of the terror? No, says Lawrence Rees, who interviewed people from diverse backgrounds for his recent documentary, The Nazi, A Warning from History. Erna Kranz, an ordinary German teenager in the 1930s and a grandmother, now said to Rees, 1930 offered a glimmer of hope not just for the unemployed but for everybody, for we all fell downtrodden. From my own experience, I could say salaries increased and Germans seemed to have regained its sense of purpose. I could only say for myself, I thought it was a good time, I liked it. यहाँ पर बॉक्स 1 में जानकारी दी गई कि जर्मन लोगों को उस समय बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाया जा रहा था सरकार के द्वारा। यहाँ पर लोगों के जीवन में थोड़ा सा सुधार आया था, इसलिए लोगों को लगा कि सरकार बिल्कुल सही कर रही है। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, उसके बाद में जो कुछ हुआ वो तो इतिहास बन गया। तो कभी कभी हम अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ गलत हो रहा है उसे होने देते हैं। जैसे अपने इंडिया में बहुत बार होता है कि जब कभी पार्टी कोई निर्णय लेती है, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो सरकार लेती है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। हम ये देखते हैं हमें इससे कितना फ़ायदा है। अगर हमें फ़ायदा है तो ये निर्णय हमें सही लगता है, और इससे अगर हमें फ़ायदा नहीं है तो हमें ये बुरा लगता है। हम ये नहीं सोचते कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसी और को फ़ायदा हो रहा है और वो उसकी ज़रूरत है। बट वी नेवर थिंक अबाउट इट। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाउ मच वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर फ़ायदा है तो ये हमारे लिए अच्छा है, फ़ायदा नहीं है तो ये गलत है। हम उसको ओवरऑल अच्छा है बुरा नहीं देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। भाई, हिटलर के द्वारा इनेबलिंग एक्ट पास किया गया था। इस इनेबलिंग एक्ट का मतलब क्या था? व्हाट वाज इनेबलिंग एक्ट, या व्हाट डू यू मीन बाय इनेबलिंग एक्ट? तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ।
7th की क्लास 3:50 पर होगी, एक दिन छोड़कर। यार आप लोगों ने एक ने भी आंसर सही नहीं दिया। देखो इनेबलिंग एक्ट ऐसा था, एक्ट था जिसमें चांसलर और प्रेसिडेंट की पोस्ट को कंबाइन कर दिया गया था। इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट विच गिव द पावर टू द हिटलर ऑफ चांसलर एंड प्रेसिडेंट। तो एक ने भी सही आंसर नहीं दिया यहाँ पर। हाँ, पीयूष सिंह ने सही आंसर दिया है। चलो ठीक है। दिस एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, पीयूष सिंह। कि बच्चे पूछ रहे हैं सर कल छुट्टी है या नहीं है। ये तो आपको कल ही पता चल पाएगा बच्चा कल छुट्टी है या नहीं है। देख लीजिएगा, अगर मैं आपको दिखूं तो छुट्टी नहीं है, नहीं दिखूं तो समझ लीजिए छुट्टी है। दीप्तांशु सक्सेना, दीप्तांशु सक्सेना। चलिए आगे। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Brett secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reach of Dreams. She describes how Jews themselves began believing in the Nazi stereotype about them. They dreamed of their hooked noses, black hair and eyes. Jews looked and body movements, the stereotypical images publicized in the Nazi press haunted the Jews. They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. तो यहाँ पर एक डायरी में बताया गया है। ये डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्लोट ब्रेडिट के द्वारा, जिसमें उसने जो जूस लोग उस समय सोचते थे, महसूस करते थे, उसके बारे में लिखा है कि जूस लोगों को गैस चैम्बर में तो एक ही बार मौत दी गई, पर इस मौत के पहले भी उनको अनगिनत मौतें मरना पड़ा। भाई स्टीरियोटाइप हो चुके थे वो खुद अपने बारे में, क्योंकि लोग उनके बारे में जो सोचते थे उन्हें लगने लग गया था कि वो वैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे नाक के बारे में मैंने आपको बताया था, आँख और बाल के प्रति दिन भर जूस बच्चे आईने में जा जाकर अपने आप को देखते और पेपर और टीवी में जो देखते थे उसको देखने की कोशिश करते कि वास्तव में उसी तरीके से वो दिखाई देते हैं या इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे थे जो रात में डर से उठ जाया करते थे। उन्हें यही डर रहता था कि ऐसा ना हो कि उन्हें जूस लोगों को नॉर्डिक आर्यंस या नाजी उठाकर ले जाए और गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाए। तो अनगिनत मौतें उनको मरना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं इन लोगों के ऊपर उस समय क्या बीती होगी, इन लोगों के ऊपर कितना अन्याय हुआ होगा उस समय, इन लोगों को कितना सफ़र करना पड़ा होगा। ठीक है, अगला स्लाइड है हमारा नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। तो ये जो लोग मरे इसके बारे में दुनिया के सामने कैसे आया? भाई हिटलर ने तो पूरी कोशिश की थी कि ये राज दफन हो जाए, कभी लोगों के सामने नहीं आए, बट कहते हैं ना कि ऐसा कोई सा राज नहीं जो खुल ना पाए, ऐसा कोई सा इतिहास नहीं जो सामने ना आए। ये बहुत बढ़िया मैंने जोक पढ़ा था अभी एक दिन पहले की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ किसी जगह का नाम बदला था। तो मैंने कहीं कमेंट में पढ़ा था कि योगी आदित्यनाथ जी को बता दो कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलते। तो उसमें रीट्वीट था और किसी ने कहा था कि ये बात तो उन लोगों को बोलना था जिन्होंने 1000 साल पहले नाम बदला, उनको बताना चाहिए था नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलते। तो वहाँ पर कौन सही था कौन गलत था वो तो मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ एक बात दोनों ने सही कही थी कि नाम बदलने से, बात बदलने से इतिहास नहीं बदलते। इतिहास वही रहता है जो वास्तविक इतिहास है। तो आप तथ्यों को कितना ही तोड़ो मरोड़ो, कितना ही बदलो, तथ्य तथ्य ही रहते हैं। तो हिटलर ने भी वही किया। भाई हिटलर ने अपने हिसाब से इतिहास लिखने की कोशिश की, पर इतिहास वही रहता है जो इतिहास है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट अ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ रेजिम, but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened.
while the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation. Emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. At its height, a ghetto inhabitant had said to another that wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany, this indomitable spirit to bear witness and to preserve. The documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks, and created archives. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. तो यहाँ पर बताया गया है कि जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था तब लोगों को नहीं पता चल पाया कि जर्मनी में इससे पहले क्या हुआ, पर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हार मिलना स्टार्ट हुई, जैसे ही एलिस एंटर हुए जर्मनी में, जर्मनी के बारे में पता चलने लग गया कि वहाँ पर क्या खूनी खेल हुआ था। एक डायरी मिली थी, उसमें लिखा गया था कि एक जूस दूसरे जू को बोल रहा था कि वो कुछ समय जीना चाहता है युद्ध समाप्त होने के बाद में, कम से कम हाफ एन आवर ही वांट्स टू अलाइव। व्हाई? क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहता था कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ, उसको कितना टॉर्चर किया गया, वहाँ पर कैसे लोगों को मारा गया है। तो बस आप यहीं से समझ सकते हैं कि उन लोगों पर क्या अत्याचार हुआ होगा। जब जर्मनी युद्ध में हारा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी इनकी प्रोसीजिंग डॉक्यूमेंट्स थे, उनको जला दिया गया, पेट्रोल छिलक छिलक कर सब में आग लगा दी गई। बट कुछ डॉक्यूमेंट स्टिल रिमेन रह गए और उससे पता चला कि जर्मनी में हिटलर ने कितना अत्याचार किया उन लोगों के ऊपर जिनको अनडिज़ायरेबल समझा जाता था, उन लोगों के ऊपर जिनको हिटलर से नफरत थी या हिटलर को उनसे नफरत थी, या उन लोगों से जिन्हें फिजिकल हैंडीकैप समझा जाता था, उन लोगों के ऊपर क्या अत्याचार किया। ये कुछ केन महीने जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे जाते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम पूछ लेते हैं। The third question is, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ? आप मुझे ईयर बता दीजिए। दीप्तांशु सक्सेना 1945 दिया, इसके अलावा विवेक सिंह, आकांक्षा त्रिवेदी, तो एट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द हॉलोकॉस्ट लाइव ऑन इन द मेमोरीज, fiction, documentaries, poetries, memorials, and museums in many parts of the world today. These are a tribute to those who resisted it, an embracing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in this silence. तो आज भी दुनिया के सामने ये जानकारियाँ उपलब्ध हैं
जिससे पता चलता है कि उन लोगों के साथ में कितना बुरा व्यवहार किया गया, और साथ ही में उन लोगों के ऊपर भी यही जिन्होंने चुपचाप ये सब कुछ देखा या जिन्होंने ये किया। तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा अत्याचार कर बैठता है कि वो खुद उन अत्याचारों का शिकार हो जाता है। जर्मनी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। जर्मनी में क्या हुआ था आप देख सकते हैं कि जर्मनी में पहले जूस या अनडिज़ायरेबल्स को मारा गया, फिर हिटलर के भी वही अंत हुआ जो उसने दूसरे लोगों के साथ में किया। इस अनगिनत एग्जाम्पल हम जैसे ISI का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इराक में ये सभी लोगों को भुगतना पड़ा, देखने वाले भी नहीं बच पाए। अफगानिस्तान का बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जब अमेरिका पर आक्रमण हुआ अलकायदा के द्वारा तो तालिबान और अलकायदा को भुगतना पड़ा। अब जिन लोगों ने या जिस देश में ये पनप पाए, लोगों ने इन्हें रेसिस्ट नहीं किया, लोगों ने इन्हें दबाया नहीं, लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। इवन आज तक भुगत रहे हैं, आज तक लोग मारे जा रहे हैं। तो अगर आप किसी सभ्य समाज का हिस्सा है तो ये आपकी जवाबदारी बन जाती है कि कोई अगर गलत कर रहा है तो उसे रोकें या टोकें या गलत ना होने दें। अगर आप आज चुप हैं तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। वो जो ब्रोलेट ने अपनी पोएम लिखी थी उसमें एकदम सही बात कही गई थी कि जब मैं बचा तो मेरे लिए कोई भी नहीं आ सका। क्वेश्चन आंसर्स हैं, चैप्टर पढ़कर आप क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप एक काम करेगा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 बेस्ड एग्जाम होगी इस बार, तो आप अपने स्तर से MCQ निकाल लीजिएगा। हम जो प्रश्न पूछते हैं ना 1 मार्क्स वाले, उस हिसाब से ही निकाल लीजिएगा, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। है ना, तीसरा प्रश्न है भी नहीं पूछने का, पूछते भी नहीं, और बच्चे भी कम है, स्ट्रेंथ भी कम है, इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा है। तो आज के लिए सिर्फ 2 ही प्रश्न। स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा कंपटीशन होना चाहिए, तो प्रश्न पूछने का मतलब बनता है। चलिए बाय, जय श्री राम।